गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखें तो इसमें मध्य प्रदेश एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अगर भौगोलिक विस्तार देखें तो 21/6 से उत्तरी अक्षांश से 26/30 उत्तरी अक्षांश और 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/48 पूर्वी देशांतर तक फैला है। कर्क रेखा है जो मध्य से होकर गुजरती है। लगभग ऐसे 14 जिले हैं जो कर्क रेखा जिनको काटती है। अगर क्षेत्रफल में देखें तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है और इसका कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। वैसे देखा जाए तो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। इसकी लंबाई अगर हम उत्तर से दक्षिण तक देखें तो इसकी लंबाई 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 870 किलोमीटर। एक हिसाब से लैंडलॉक स्टेट है, यानी चारों तरफ से इसमें अवरुद्ध है। इसमें जो मुख्यतः जो मध्य प्रदेश है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन में, जैसे मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार। जैसे अगर मध्य उच्च प्रदेश में देखें तो मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार व नर्मदा सोन घाटी आते हैं। अगर सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश में देखें तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, मैकाल श्रेणी आती हैं। पूर्वी पठार में बघेलखंड का पठार आता है। अगर इसमें आप देखेंगे तो जो सबसे ज़्यादा है मालवा का पठार 28% है, फिर नर्मदा सोन घाटी 26%, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश 11%, बाकी 10% मध्य भारत का पठार 10.70%, बुंदेलखंड का 7.6, रीवा का पन्ना का पठार 10.36 और बघेलखंड का पठार 7% है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मालवा का पठार। तो इसमें देखें तो मालवा का पठार अगर देखें तो पहले ही बता चुके हैं कि इसका ये सबसे ज़्यादा मालवा का पठार फैला हुआ है, इसमें 28% है लगभग। ये नर्मदा सोन घाटी के ऊपर स्थित है और इसकी यहाँ पर एक प्रमुख चोटी सिगार चोटी है जो इसकी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी जो हाइट है 861 मीटर है। इसके अलावा और भी चोटियाँ जैसे जाना पाव, धजारी चोटियाँ हैं। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है इसमें उज्जैन, भोपाल, देवास, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, आगरमालवा, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, सागर, मंदसौर जिले आते हैं। और कर्क रेखा इस पठार के लगभग मध्य से ही गुजरती है। इसका अगर निर्माण देखें तो इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा विशाल चट्टानों से हुआ है और इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी वैसे भी कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। मुख्यतः इस मिट्टी में सोयाबीन, कपास, गेहूँ की फसल बहुत होती है। और इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ भी हैं, जैसे चंबल नदी, क्षिप्रा नदी हो गई, काली सिंध नदी हो गई, बेतवा नदी, माही नदी। और ये इसलिए ये क्षेत्र को, एक तो मिट्टी अच्छी है, साथ में ये नदियाँ इस क्षेत्र को काफ़ी कृषि के अनुरूप बहुत उपजाऊ बनाती हैं। और इसीलिए इस क्षेत्र को, मालवा के क्षेत्र को गेहूँ की ढलिया भी कहा जाता है। यहाँ की जलवायु भी सम जलवायु है। यहाँ जो चीनी यात्री फायान आए थे उन्होंने कहा था कि अगर मैं देखूँ तो दुनिया की अगर बेहतरीन जलवायु है तो वो जलवायु मालवा की जलवायु है। औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी विकसित है क्योंकि कृषि क्षेत्र भी विकसित है। अगर बारिश देखें तो इसमें जो पश्चिमी भाग है 50 से 75 सेंटीमीटर और पूर्वी भाग में 75 से 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। हाँ, जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी पाया जाता है क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। तो ये मालवा के पठार था। नेक्स्ट आता है मध्य भारत का पठार आता है। तो जो मध्य भारत का पठार है ये लगभग मध्य प्रदेश को उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि चंबल नदी इस एरिया से बहती है। और इसका अगर परसेंटेज देखें तो ये 10.7% है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनमें से भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, नीमच और मंदसौर आते हैं। और इसका जो निर्माण है मुख्यतः बिंद शैल समूह के अपर्दन तथा चंबल नदी के निक्षेपों से हुआ है। इसमें कुछ नदियां हैं जो बहती हैं इस क्षेत्र से, जैसे चंबल इसकी प्रमुख नदी है। इसके अलावा सिंध नदी, पार्वती नदी और कुमारी नदी। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, इसलिए सबसे कम वर्षा इसी क्षेत्र में ही पाई जाती है। और चंबल नदी की वजह से काफ़ी बीहड़ों की समस्या भी और मृदा अपरदन की भी समस्याओं से ये क्षेत्र काफ़ी जूझता है। अगला आता है बुंदेलखंड का पठार आता है। तो बुंदेलखंड का पठार की जो क्षेत्रफल है इसका 7.6% है। और इस क्षेत्र में जो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी है, लगभग 1172 मीटर के आसपास। इसके आने वाले क्षेत्रों में कुछ एरिया इसका भिंड का आता है, भिंड का जो लाहार क्षेत्र है, ग्वालियर का डबरा क्षेत्र, दतिया, शिवपुरी और करेरा तहसीलें आती हैं शिवपुरी के। इसके अंतर्गत टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना जिले आते हैं।
अगर इसकी निर्माण की बात करें तो कैम्ब्रियन युग की जो ग्रेनाइट और नीच चट्टानें हैं तथा बिंद क्रम के शैल समूह से इसका निर्माण होता है। यहाँ की कुछ नदियाँ हैं महत्वपूर्ण है जो इस क्षेत्र से निकलती हैं, जैसे बेतवा नदी, धसान नदी है, केन नदी है। वर्षा यहाँ नॉर्मल होती है, जैसे 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। यहाँ मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन लाल पीली और कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। हाँ, जो बेतवा नदी, इस नदी की जीवन रेखा नदी, क्योंकि पीने का पानी और सिंचाई के लिए मुख्यतः ये क्षेत्र बेतवा नदी पर ही निर्भर है, इसलिए बेतवा नदी बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। नेक्स्ट आता है रीवा पन्ना का पठार आता है, तो ये बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में तथा मालवा के पूर्व में स्थित है। अगर देखें तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल में 10.36% आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत रीवा आ जाता है, सतना, पन्ना, दमोह का, कुछ सागर जिले का जैसे बंडा, रेहली तहसीलें भी शामिल है। अगर इसका निर्माण देखें तो कटप्पा और बिंद शैल समूह के अपर्दन से हुआ है। इस क्षेत्र में बलुआ मिट्टी की काफ़ी पाई जाती है और इस क्षेत्र में हीरा बहुत पाया जाता है, क्योंकि पन्ना क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ की बहने वाली नदियाँ टाउंस नदी, केन नदी, बीहड़ नदी है। वर्षा इस क्षेत्र में लगभग 100 to 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसमें बघेलखंड का पठार आता है। तो बघेलखंड का पठार अगर प्रतिशत में देखें तो 7% है। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी और मोड़वारा क्षेत्र आते हैं। इसका निर्माण आर्द्र महाकल्प तथा ज्यूरासिक काल के शैल समूहों से हुआ है। अगर इसमें देखें तो इसमें पाई जाने वाली नदियों में सोन नदी, जोहिला नदी, रेहंद नदी है। इसमें महत्वपूर्ण जो ऊर्जा क्षेत्र है सिंगरौली का बैठन इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ की जो पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं वो लाल पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। वर्षा अगर देखें तो 125 से 140 सेंटीमीटर, और इसमें जो इस क्षेत्र में ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी से मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट आता है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी भारत की सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है। ये भ्रंश क्षेत्र में आता है। अगर इसमें देखें तो ये टोटल 26% है इसमें, और इसके अंतर्गत अनूपपुर आता है, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, देवास, बुधनी, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर जिले आते हैं। इसका जो निर्माण है नर्मदा सोन घाटी का, तो ये दक्कन ट्रैप की चट्टानों से, पूर्व में धारवाड़ और बिंद क्रम की चट्टानों से हुआ है। वर्षा की मात्रा पूर्व की ओर बढ़ जाती है, जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं वर्षा बढ़ती जाती है। और यहाँ की जो नदी प्रमुख है नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी यहाँ की जीवन रेखा है। वैसे नर्मदा नदी पूरे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी में नर्मदा नदी बहती है। इसमें कुछ नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा के तरफ सोन नदी है, तवा नदी, हिरन नदी, हथनी, शक्कर दूती, ये सभी नदियाँ नर्मदा सोन घाटी से बहती हैं। तो अगर वर्षा की मात्रा देखें तो पश्चिम में ये जो 70% के आसपास, और जबकि पूर्व में 140 सेंटीमीटर के आसपास औसत वर्षा होती है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आती है अगला दोस्तों। सो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में इसको तीन उप क्षेत्रों में विभाजित है। वैसे ये अमरकंटक से पूरा फैला हुआ है सतपुड़ा मैकाल। इसमें 3 उपभाग में वजह से राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी, ग्वालियर महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी है। अमरकंटक श्रेणी इसी में आता है। नर्मदा और सोन नदी, जोजिला नदी इनकी प्रमुख नदियाँ हैं। ये लगभग 11% आता है। महादेव श्रेणी भी इसी में स्थित है। महादेव श्रेणी की जो धूपगढ़ है सबसे बड़ी चोटी है, 1350 मीटर। इसके अंतर्गत खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद जिले आते हैं। अगर निर्माण की बात करें तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों के साथ साथ आर्कियन क्रम एवं धारवाड़ की क्रमों के चट्टानों से हुआ है। तो इस क्षेत्र की जो नदियां हैं इनमें से ताप्ती नदी, बेनगंगा, शक्कर, वर्धा तथा तवा प्रमुख नदियां हैं। अगर मिट्टी देखें तो कुछ जैसे बालाघाट व सिवनी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, बाकी जो पश्चिम का क्षेत्र है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ये था मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन से संबंधित उसमें पठार के बारे में, मालवा, बुंदेलखंड, बाकी पठारों के बारे में, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।